स्टूडेंट्स, वेलकम टू सोशल स्कूल। मैं हूं आपकी अनुष्या दीदी एंड कैसे हैं मेरे सारे स्टूडेंट्स? आई होप आप सब ठीक हो एंड आई ऑल्सो होप कि आप लोग सुपर रेडी हो आज के इस सेशन के लिए। तो आज की ये क्लास है मेरे क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए एंड जैसा कि आज आपको दिख रहा है हम लोग एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। एग्जीक्यूटिव चैप्टर को फाइनली हम लोग आज के क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आप एक न्यू स्टूडेंट हो और अगर आप ये सोच रहे हो कि दीदी इससे पुराने वाले लेक्चर्स कहाँ हैं, तो टेंशन मत लो, इसी चैनल के वीडियो वाले सेक्शन में जाओ, आपको इससे पहले वाले सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे। आप इसी चैनल पर जाकर मेरे प्लेलिस्ट को भी चेक कर सकते हो, आपको सारे वीडियोस वहां पर भी मिल जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि थ्रू आउट द ईयर इस चैनल पर ह्यूमैनिटीज से रिलेटेड मैं आपके लिए बहुत अमेजिंग कंटेंट लेकर आने वाली हूँ। चलो तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में। एग्जीक्यूटिव चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। विदाउट एनी फर्दर डिले समझते हैं कि व्हाट इज दिस चैप्टर ऑल अबाउट। तो बचपन से हम लोग कुछ टर्म्स सुनते हुए आ रहे हैं, है ना। बचपन से हमें पढ़ाया जाता है कि गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं, याद है सबको। हमें बताया जाता है कि लेजिस्लेचर होता है, एग्जीक्यूटिव होता है और एक जुडिशरी होता है। ये गवर्नमेंट के 3 भाग होते हैं, 3 ऑर्गन्स होते हैं। लेजिस्लेचर का काम क्या होता है? जैसे पार्लियामेंट हमारे लिए कानून बनाना। एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है? उन कानूनों को इम्प्लीमेंट करना। और जुडिशरी क्या होता है? हमारे यहाँ पर कोर्ट्स एंड जजेस का सिस्टम जो सिटीजन्स को जस्टिस देता है। तो बस ये एक एक लाइन में हमें पढ़ाकर छोटी क्लासेस में खत्म करा दिया जाता है। पर अब तुम लोग बड़े हो गए हो, इतने से बड़े हो गए हो, है ना, 10th से 11th में आ गए हो, तो अब इन एक एक वर्ड्स के ऊपर पूरा पूरा चैप्टर है। इस चैप्टर में एग्जीक्यूटिव के बारे में तुम्हें बताया जाएगा। तुम्हें यह बताया जाएगा कि भाई जो तुम्हें लगता है कि एग्जीक्यूटिव बस एक लाइन की डेफिनेशन होती है, ऐसा नहीं है। एग्जीक्यूटिव में और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो जैसा कि चैप्टर के नाम से लग रहा है, एग्जीक्यूटिव्स के बारे में बहुत कुछ इन डिटेल हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। हमने छोटी क्लासेस में वैसे ये भी पढ़ा है कि जो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी है, इन तीनों के फंक्शंस क्या है। और हमने ये भी पढ़ा है कि हमारे संविधान में हमने इन सब के पावर को बैलेंस कर रखा है। ये 3 ऑर्गन्स क्या करते हैं? ये कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं, मिलजुल कर कोऑर्डिनेट करके बैलेंस तरीके से ये काम करते हैं, है ना। ये भी हमने पढ़ रखा। अब हमारे इंडिया का जो सिस्टम है हम उसे पार्लियामेंट्री सिस्टम कहते हैं। अभी के लिए सुनते जाओ, पार्लियामेंट्री सिस्टम वगैरह क्या होता है आज के क्लास में मैं इन डिटेल बताऊंगी। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है? एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर इंटरडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। हमारे सिस्टम में लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव आपस में इंटरडिपेंडेंट होते हैं। इंटरडिपेंडेंट का क्या मतलब है कि कुछ हद तक लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल कर सकता है, सिमिलरली कुछ हद तक एग्जीक्यूटिव भी लेजिस्लेचर को कंट्रोल कर सकते हैं। इस चैप्टर में आपको एग्जीक्यूटिव्स के बारे में बहुत कुछ बताया जाएगा। अभी लेजिस्लेचर की टेंशन मत लो, उसके लिए सेपरेट चैप्टर डाल दिया तुम्हारे सीबीएसई वाले ने। अभी हम इसमें क्या करेंगे, सीबीएसई वालों ने सेपरेट चैप्टर तो डाल ही रखा है लेजिस्लेचर और जुडिशरी के लिए। इस चैप्टर में हम क्या करेंगे? एग्जीक्यूटिव के ऊपर फोकस करेंगे। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे? कॉम्पोजिशन, स्ट्रक्चर और फंक्शन समझेंगे कि एग्जीक्यूटिव जो होते हैं उनका कॉम्पोजिशन क्या है, होते कौन है एग्जीक्यूटिव, उनका काम क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोग इस चैप्टर में समझेंगे। इस चैप्टर में आपको ये भी बताया जाएगा कि रिसेंटली हमारा जो पॉलिटिकल सेटअप है उसमें क्या बदलाव आए हैं। हमारे एग्जीक्यूटिव सिस्टम में कुछ चेंजेस आए हैं क्या, पॉलिटिकल सिस्टम में कुछ बदलाव आए हैं क्या, ये सब भी हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो जब तक हमारा ये चैप्टर फिनिश होगा, क्या क्या चीजें आप लोगों को सीखने को मिलेंगी इस चैप्टर से? सबसे पहले आप ये फर्क कर पाओगे कि पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव क्या होता है और प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव क्या होता है। अभी मैंने आपको बताया ना हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम है, तो कुछ कंट्रीज में प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है। पर क्या मतलब होता है पार्लियामेंट्री सिस्टम, प्रेसिडेंशियल सिस्टम, सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम, ये सारी चीजें तुम्हें इस चैप्टर में बताई जाएंगी। और क्या सीखोगे तुम? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में काफी कुछ सीखोगे आप इस चैप्टर में। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का फंक्शन क्या होता है, ये सारी चीजें आपको
इस चैप्टर में बताई जाएंगी। इसके अलावा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर्स के बारे में, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के बारे में भी आप लोग इन डिटेल इस चैप्टर में पढ़ने वाले हो। और क्या सीखोगे? इंपॉर्टेंस एंड फंक्शनिंग ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी। हमारे इंडिया में जो एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा सिस्टम है, जो मशीनरी है, उस मशीनरी की इंपॉर्टेंस क्या है, वो मशीनरी काम कैसे करती है, ये भी आपको इस चैप्टर में समझा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा बेसिक इंट्रोडक्शन था। अभी मैंने बस इतना बताया कि इस चैप्टर में क्या क्या करेंगे। अब हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक जो है हमारा वो है व्हाट इज एन एग्जीक्यूटिव। सब लोग एनसीईआरटी साइड में खोल लो, स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना चैप्टर। तो व्हाट इज एन एग्जीक्यूटिव समझने के लिए हम एक एग्जांपल उठाते हैं। अगर आप लोग अपने स्कूल में देखोगे तो हमारे स्कूल में भी ना एक अलग सा एक डिपार्टमेंट रहता है जिसे हम एडमिन डिपार्टमेंट कहते हैं, है ना। आप लोगों ने देखा होगा कभी अगर हमें फीस पे करनी होती है या कोई और काम रहता है तो उस डिपार्टमेंट में जाना पड़ता है। तो ऐसा सिर्फ आपके स्कूल में ही नहीं होता, आप देखोगे अलग अलग जगह पर ऐसा होता है, यूनिवर्सिटीज में भी होता है, ऑफिसेस में भी होता है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो संभाल रहे होते हैं ना एक ऑर्गेनाइजेशन का, उनका सेपरेट डिपार्टमेंट रहता है। ठीक है, तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डिसीजंस को इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। मान लो कोई एक ऑफिस है, उस ऑफिस को चलाना कैसे है, उस ऑफिस को चलाना कैसे है, उसके लिए अलग अलग प्लानिंग हो रही है। ठीक है, अब उस प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक अलग से टीम रहेगी। ठीक है, उस टीम को हम लोग अक्सर मैनेजमेंट कहते हैं या एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। तो यही बताया जा रहा है कि ऐसा तुम अपने स्कूल में भी देख सकते हो कि स्कूल में भी एक एडमिनिस्ट्रेशन का डिपार्टमेंट रहता है। ओके, बट जब हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं ना, तो एडमिनिस्ट्रेशन में ये भी आ जाता है कि वो इम्प्लीमेंट तो करते ही हैं अपने प्लानिंग को, और साथ ही साथ नजर भी रखते हैं कि वो प्लानिंग कैसे चल रही है। आप लोगों ने ये भी सुना होगा कि बड़े बड़े कंपनीज में भी एग्जीक्यूटिव्स होते हैं। किसी ने इस पोजीशन के बारे में सुना है? सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, है ना। तो हम कहते हैं ना कि ये तो उस कंपनी का सीईओ है ना। तो सीईओ लोगों का क्या काम होता है? एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो भी। एग्जीक्यूटिव मतलब वो भी अपने कंपनी में बड़े बड़े डिसीजंस को इंप्लीमेंट करते हैं। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में एक ऐसा पर्सन या एक ऐसी टीम होती है जिसका क्या काम होता है? डिसीजंस को इंप्लीमेंट करना। एंड सेम चीज हमारे गवर्नमेंट के साथ भी है। हमारे गवर्नमेंट में भी एक टीम रहती है जो क्या करती है? डिसीजंस को इंप्लीमेंट करती है। एंड इन्हीं लोगों को हम लोग एग्जीक्यूटिव कहते हैं। ठीक है, तो हर एक ऑफिस में, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है? कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो डिसीजन लेते हैं कि यार कंपनी में ये करके देखते हैं, यार ऑर्गेनाइजेशन में ये करके देखते हैं। और कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो उस डिसीजन को इंप्लीमेंट करते हैं। सही में इंप्लीमेंट मतलब उसे प्रैक्टिस में डालते हैं। और ये जो टीम रहती है जो इंप्लीमेंटेशन के ऊपर फोकस करती है, अलग अलग रूल्स और रेगुलेशन को प्रैक्टिस में लाती है, इंप्लीमेंट करती है, उन लोगों को हम एग्जीक्यूटिव कहते हैं। तो हमारे गवर्नमेंट में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो क्या करते हैं? अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशन और पॉलिसीज को क्या करते हैं? इंप्लीमेंट करते हैं। इन्हीं लोगों को हम एग्जीक्यूटिव कहते हैं। तो अगर एक छोटा सा क्वेश्चन आ जाए हमारे एग्जाम में, व्हाट इज एन एग्जीक्यूटिव, तो तुम क्या लिख कर आओगे? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म एग्जीक्यूटिव? The organ of government that primarily looks after function of implementation and administration is called executive. गवर्नमेंट का वो हिस्सा जो मेनली किस चीज के ऊपर फोकस करते हैं? इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर और एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, उस हिस्से को हम एग्जीक्यूटिव कहते हैं। तो सब लोग, मेरे प्यारे बच्चों, सब लोग अपने एनसीईआरटी में इस डेफिनेशन को अंडरलाइन कर लो। क्वेश्चन आ जाएगा तब तुम्हें ये काम आएगा। ठीक है, तो चलो यार, ये तो हमने समझ लिया, अलग अलग एग्जाम्पल से समझ लिया कि एग्जीक्यूटिव एग्जैक्टली होते क्या हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि एग्जीक्यूटिव लोगों का काम क्या रहता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव? जो एग्जीक्यूटिव लोग होते हैं वो काम क्या करते हैं, उनका फंक्शन क्या होता है, वो समझते हैं। और ऐसे ही डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम में, व्हाट आर द प्रिंसिपल फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव। तो अभी जो हम पॉइंट्स डिस्कस करेंगे वो आपको प्यार से पॉइंट वाइज लिख देना है। ठीक है, तो
एक चीज तो हमें पता है कि फंक्शन क्या है एग्जीक्यूटिव का। एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट की वो ब्रांच है जो अलग अलग लॉज और पॉलिसी को इंप्लीमेंट करके दिखाती है। ठीक है, एक ये हो गया। इसके अलावा सेकंड पॉइंट याद रखना, एग्जीक्यूटिव्स जो हैं वो पॉलिसी को फ्रेम करने में भी मदद करते हैं। ठीक है, एग्जीक्यूटिव जब पॉलिसी बन रही होती है ना, तो पॉलिसी को भी बनाने में ये लोग, इनका इन्फ्लुएंस रहता है, तो ये लोग फ्रेमिंग ऑफ पॉलिसी में भी इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कह रहे हैं अलग अलग कंट्री में एग्जीक्यूटिव शब्द का मतलब अलग हो सकता है। जैसे कुछ कंट्रीज में जब हम कहते हैं एग्जीक्यूटिव, तो वहां पर वो अपने प्रेसिडेंट को बोलते हैं कि ये हमारे एग्जीक्यूटिव हैं। कुछ कंट्रीज में क्या होता है, वो कहते हैं कि नहीं नहीं, हमारे यहाँ तो चांसलर को हम एग्जीक्यूटिव कहते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन अलग अलग कंट्रीज, ठीक है, अलग अलग कंट्री में एग्जीक्यूटिव का अलग अलग सिस्टम रहता है, तो अलग अलग कंट्रीज एग्जीक्यूटिव में डिफरेंट पोस्ट को गिनती है। कुछ लोग कहते हैं कि यार हमारे तो प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव हैं, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं हमारे यहाँ तो चांसलर जो है वो एग्जीक्यूटिव है। ठीक है, पर एग्जीक्यूटिव शब्द में ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आते हैं। जब हम एग्जीक्यूटिव कहते हैं ना, तो हमारे सिविल सर्वेंट्स भी आ जाते हैं उसमें, है ना। सिविल सर्वेंट सुनते ही मतलब तुम्हारा ऐसे मतलब दिमाग के अंदर एक बत्ती जल गई होगी कि अब दीदी ने कुछ काम की बात कही। तो जो भी बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आई एम श्योर सारे तो नहीं कर रहे, पर ज्यादातर बच्चे इस एम के साथ देख रहे होंगे, तो ये ध्यान रखना, जो भी मेरे प्यारे बच्चे हैं जो आगे जाकर आईएएस आईपीएस ये सब बनेंगे, तो सिविल सर्वेंट्स भी हमारे एग्जीक्यूटिव ब्रांच में आते हैं। ठीक है, ध्यान रहेगा ये। तो एग्जीक्यूटिव जब हम बोलते हैं ना, एग्जीक्यूटिव दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में आ जाते हैं ये मिनिस्टर्स वगैरह, ठीक है, जैसे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, ये सब। और एक दूसरे टाइप के एग्जीक्यूटिव होते हैं जिनको हम कहते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव। परमानेंट एग्जीक्यूटिव में आ जाते हैं हमारे ये सिविल सर्वेंट्स, आईएएस आईपीएस आईएफएस, इन सबको हम कहते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव। ठीक है, अभी के लिए इतना सुनो। अभी जैसे जैसे आप चैप्टर में आगे बढ़ोगे, चैप्टर के एंड में इस टॉपिक को और इन डिटेल समझा रखा है। अभी तो बस चैप्टर स्टार्ट ही हुआ है, तो बस सुनते जाओ कि अच्छा दो टाइप के एग्जीक्यूटिव होते हैं, एक होते हैं पॉलिटिकल और एक होते हैं परमानेंट। पॉलिटिकल मतलब हमारे मिनिस्टर लोग, परमानेंट मतलब हमारे सिविल सर्वेंट लोग। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जीक्यूटिव्स। तो अलग अलग टाइप के एग्जीक्यूटिव के सिस्टम होते हैं। मैंने आपको चैप्टर की शुरुआत में बताया कि हमारे इंडिया में तो यार पार्लियामेंट्री सिस्टम है, पर मैंने तब भी बोला था कि थोड़ी देर रुक जाओ, जब चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तो मैं समझा दूंगी कि पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या होता है। तो चलो अब वो बारी आ गई है, ये टॉपिक हमारा यही है कि अलग अलग टाइप के एग्जीक्यूटिव्स को अब हम समझते हैं। ठीक है, तो हर एक कंट्री में सेम टाइप के एग्जीक्यूटिव नहीं होते। एक एग्जाम्पल के साथ समझो आप इसे। जैसे आपने सुना है यूएसए में प्रेसिडेंट होते हैं और प्रेसिडेंट बहुत स्ट्रांग होते हैं, है ना। पर अगर आप इंग्लैंड या कोई और कंट्री देखो तो वहां पर डिफरेंट सिस्टम रहता है। ठीक है, और यूएसए के प्रेसिडेंट की जो पावर है वो कंप्लीटली अलग है, और अगर आप इंडिया के प्रेसिडेंट की पावर देखो तो वो कंप्लीटली अलग है। तो हर कंट्री के एग्जीक्यूटिव्स का सिस्टम अलग रहता है। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि हर कंट्री में प्रेसिडेंट हो, ठीक है, जरूरी नहीं है, पर मान लो जैसे यूएसए में प्रेसिडेंट है, इंडिया में भी प्रेसिडेंट है, पर फिर भी यूएसए के प्रेसिडेंट के पास जो फंक्शन होता है, जो पावर होता है, वो इंडिया की प्रेसिडेंट के कंपैरिजन में अलग है। हमारी इंडिया में प्रेसिडेंट एकदम अलग तरीके से फंक्शन करते हैं, यूएसए में जो प्रेसिडेंट है वो एकदम अलग तरीके से फंक्शन करते हैं। तो इसीलिए तुमसे कहा जा रहा है कि हर एक कंट्री का डिफरेंट सिस्टम होता है। जैसे कि भूटान में भी मोनार्क सिस्टम है, इंग्लैंड में भी मोनार्क सिस्टम है ना, पर इंग्लैंड में क्वीन जिस तरीके से काम करती थी और भूटान में किंग जिस तरीके से काम करते हैं, इन दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है। सिमिलरली इंडिया और फ्रांस की अगर हम बात करें तो दोनों ही कंट्रीज में प्राइम मिनिस्टर हैं, पर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के फंक्शंस में और फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर के फंक्शन में बहुत ज्यादा फर्क है। अब हम ये डिस्कस करते हैं कि ऐसा क्यों। ठीक है, ये तो हमने समझ लिया कि चलो अलग अलग कंट्रीज के एग्जीक्यूटिव के पास अलग अलग पावर रहती है, पर व्हाई इज दिस सो, ऐसा क्यों है, ये जरा अब हम समझते हैं। ठीक है, तो ये डायग्राम सारे लोग खोल लो। आई एम नॉट श्योर कि तुम लोगों को ये क्लियरली दिख रहा है या नहीं दिख रहा है,
बोर्ड पे, मेरे हिसाब से तो दिखना चाहिए, ठीक है। पर इन केस किसी को नहीं भी दिख रहा हो तो ऐसे पैनिक नहीं करना, साइड में एनसीईआरटी खोल लो तुम लोग, एनसीईआरटी का ही डायग्राम है ये, ठीक है। तो इस डायग्राम के थ्रू हम ये पूरी कहानी समझने वाले हैं कि एग्जीक्यूटिव कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। तो ऊपर ऊपर से हम एग्जीक्यूटिव को दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। एग्जीक्यूटिव का जो सिस्टम रहता है ऊपर ऊपर से हम इन्हें दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। फर्स्ट कैटेगरी क्या है, एक ऐसा सिस्टम जहां पर कलेक्टिव लीडरशिप होती है, ठीक है। कुछ कंट्रीज में जब हम कहते हैं एग्जीक्यूटिव तो यहाँ पे कलेक्टिव लीडरशिप होती है। कलेक्टिव लीडरशिप मतलब प्राइम मिनिस्टर तो होते ही है, साथ ही साथ कोई और भी होता है। अब वो कोई और प्रेसिडेंट भी हो सकता है, या वो कोई और राजा या कोई और भी हो सकता है, मोनार्क भी हो सकता है। तो इसे हम कहते हैं कलेक्टिव लीडरशिप। ऐसी कंट्रीज जहां प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर के साथ एक और कोई इंसान है, प्रेसिडेंट, राजा, कोई भी। जो दूसरे टाइप का सिस्टम है, इस सिस्टम में क्या होता है, इंडिविजुअल लीडरशिप। इंडिविजुअल लीडरशिप मतलब यहां पर एक ही लीडर होता है और वो होता है प्रेसिडेंट, ठीक है। मतलब मेनली सारी पावर प्रेसिडेंट के हाथ में होती है। तो एग्जीक्यूटिव ऊपर ऊपर से देखें तो दो टाइप के एग्जीक्यूटिव के सिस्टम होते हैं। एक सिस्टम होता है कलेक्टिव लीडरशिप का, जहां पे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट या फिर राजा रानी हो सकते हैं। और एक दूसरा सिस्टम होता है इंडिविजुअल लीडरशिप का, जहां पर एक ही स्ट्रॉन्ग लीडर होता है, जनरली वो प्रेसिडेंट होते हैं। अब ये जो कैटेगरी है, इस कैटेगरी को हम और दो हिस्सों में बांट सकते हैं, ठीक है। कलेक्टिव लीडरशिप वाली एग्जीक्यूटिव भी दो टाइप की होती है। एक टाइप होता है जिसे हम कहते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम, जो हमारे इंडिया का सिस्टम है। तो पहले पार्लियामेंट्री सिस्टम समझते हैं। पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है, गवर्नमेंट के हेड कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ठीक है। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है, जैसे हमारे इंडिया में क्या है, गवर्नमेंट के हेड कौन है, प्राइम मिनिस्टर होते हैं। और जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो लेजिस्लेचर के मेजॉरिटी पार्टी के लीडर होते हैं। ऐसा ही हमारे कंट्री में भी है ना, पार्लियामेंट में जो मेजॉरिटी पार्टी है उस पार्टी के लीडर होते हैं प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर इज अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेचर। प्राइम मिनिस्टर जो भी करते हैं उन्हें लेजिस्लेचर को जवाब देना पड़ता है पार्लियामेंट्री सिस्टम में, ठीक है। पार्लियामेंट को जवाब देना पड़ता है। नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर के साथ एक और पर्सन होते हैं इस सिस्टम में, वो या तो मोनार्क हो सकते हैं, मोनार्क यानी राजा रानी। अगर राजा रानी होते हैं तो इस टाइप के सिस्टम को कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की कहा जाता है, ठीक है। हमारे इंडिया में तो राजा रानी नहीं है, हमारे इंडिया में क्या है, प्रेसिडेंट है, ठीक है। तो जब प्रेसिडेंट होते हैं तो उस सिस्टम को पार्लियामेंट्री रिपब्लिक कहा जाता है, ठीक है। तो ये हमारे इंडिया का सिस्टम है, पार्लियामेंट्री सिस्टम, जिसमें प्राइम मिनिस्टर भी है, साथ में प्रेसिडेंट भी है। पर इस टाइप के सिस्टम में क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर के साथ जो एक दूसरा पर्सन होता है, अगर वो राजा रानी है या अगर वो प्रेसिडेंट भी है, तो वो पर्सन सेरेमोनियल एग्जीक्यूटिव होता है। सेरेमोनियल एग्जीक्यूटिव यानी ये पर्सन लीडर तो है पर इन पर्सन के हाथ में ज्यादा पावर नहीं होती। जैसे आप अभी पढ़ोगे, इंडिया के जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट के हाथ में बहुत ज्यादा पावर नहीं होती। ये सिर्फ एक सेरेमोनियल, कहने को लीडर होते हैं, पर अगर आप संविधान को इन डिटेल पढ़ने बैठ जाओ आपको समझ आएगा कि प्रेसिडेंट के हाथ में ज्यादा पावर नहीं होती। ये हो गया हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम। अब आ जाओ सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम में, ठीक है। सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट होते हैं, पर प्रेसिडेंट के हाथ में कंपैरेटिवली थोड़ी सी ज्यादा पावर होती है, ठीक है। तो सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या होता है, प्रेसिडेंट रहते हैं जो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट को हेड ऑफ द स्टेट बोला जाता है। और एक प्राइम मिनिस्टर भी होते हैं जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं, ठीक है। और प्राइम मिनिस्टर किसको जवाब देते हैं, लेजिस्लेचर को जवाब देते हैं। तो कलेक्टिव लीडरशिप के अंडर दो टाइप के सिस्टम आते हैं। एक है पार्लियामेंट्री सिस्टम, जहां पे प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर के साथ प्रेसिडेंट या राजा रानी हो सकते हैं, पर प्रेसिडेंट और राजा रानी के हाथ में ज्यादा पावर नहीं रहती। दूसरा टाइप का सिस्टम है सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम, जहां प्राइम मिनिस्टर होते हैं, साथ में प्रेसिडेंट भी होते हैं, पर पार्लियामेंट्री के कंपैरिजन में प्रेसिडेंट के पास हल्की सी ज्यादा पावर होती है। नेक्स्ट, इस सिस्टम में आ जाओ, इंडिविजुअल लीडरशिप वाले सिस्टम में क्या है, प्रेसिडेंट ही होते हैं सबसे पावरफुल पर्सन, ठीक है। प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट भी होते हैं और हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी होते हैं। इस टाइप के सिस्टम में, इसे प्रेसिडेंशियल सिस्टम कहते हैं,
इस टाइप के सिस्टम में अक्सर क्या होता है, लोग डायरेक्टली प्रेसिडेंट को चुनते हैं। जैसे इंडिया में ऐसा नहीं होता, आपने कभी नहीं सुना होगा कि हम प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए वोट देने जा रहे हैं, पर यूएसए में ऐसा होता है, लोग प्रेसिडेंट को चुनते हैं। तो इस टाइप के सिस्टम में लोग डायरेक्टली प्रेसिडेंट को चुनते हैं और प्रेसिडेंट लेजिस्लेचर को लेकर अकाउंटेबल नहीं होता, लेजिस्लेचर के सामने प्रेसिडेंट को कोई जवाब नहीं देना होता। तो ये 3 टाइप के हमारे सिस्टम है, पार्लियामेंट्री, सेमी प्रेसिडेंशियल और प्रेसिडेंशियल। तो ये 3 सिस्टम मैंने आपको समझा दिए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जो मैंने समझाया है वही यहाँ पर मतलब थियोरी में लिखा हुआ है। तो तुमसे कह रहे हैं कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं एंड साथ ही साथ उनके या तो प्रेसिडेंट होंगे या फिर मोनार्क होंगे। जो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, पर ये नॉमिनल होते हैं। नॉमिनल मतलब इनके हाथ में ज्यादा पावर नहीं होती। पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो प्रेसिडेंट होते हैं या जो राजा रानी होते हैं, उनके हाथ में ज्यादा पावर नहीं होती। ये सिस्टम आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा, इंडिया में तो है ही, इसके अलावा जर्मनी, इटली, जापान, यूके, पोर्चुगल, इन सारे एरियाज में आपको क्या देखने को मिलेगा, पार्लियामेंट्री सिस्टम देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम के बारे में डिस्कस करते हैं। सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या होता है, प्रेसिडेंट भी है, प्राइम मिनिस्टर भी है, पर पार्लियामेंट्री में तो क्या था, प्रेसिडेंट के हाथ में बिल्कुल पावर नहीं थी। सेमी प्रेसिडेंशियल में क्या है, कंपैरेटिवली प्रेसिडेंट के हाथ में थोड़ी ज्यादा पावर रहती है। इस सिस्टम में कभी कभी ये भी होता है कि प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर सेम पार्टी के होते हैं, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट अलग अलग पार्टी को बिलोंग करे, फिर वो आपस में थोड़ा लड़ते झगड़ते भी रहते हैं। ऐसी कुछ कंट्रीज जहां पर सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, वो कौन कौन सी है, फ्रांस, रशिया, श्रीलंका। फ्रांस, रशिया और श्रीलंका में क्या है, सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। नेक्स्ट, यूएसए के बारे में बात करते हैं, ठीक है। यूएसए, ब्राजील और लैटिन अमेरिका के हिस्से में ज्यादातर जो कंट्रीज हैं, वहां पर प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। मतलब वहां पे सबसे पावरफुल प्रेसिडेंट रहते हैं, वही हेड ऑफ गवर्नमेंट है, वही हेड ऑफ स्टेट भी है। अब आपको ना कुछ कुछ कंट्रीज के बारे में बता रखा है कि उन कंट्रीज में क्या चलता है, ठीक है, एक एक करके देखते हैं। कनाडा के बारे में बता रखा है कि कनाडा में तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, वहां पे राजा रानी का सिस्टम चलता है। अब हमारी एनसीईआरटी में तो लिखा है क्वीन एलिजाबेथ II वहां पे संभालती है सब कुछ, ठीक है। पर अब ये चीज बदल चुकी है, तो तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि कौन संभालते हैं वहां पर, वहां के मोनार्क कौन है, ठीक है। चलो, तो ये कनाडा के बारे में बता दिया। नेक्स्ट, फ्रांस के बारे में बता रहे हैं तुम्हें कि फ्रांस में सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, तो वहां पर प्रेसिडेंट भी है, साथ ही साथ प्राइम मिनिस्टर भी है। प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको फ्रांस के बारे में बता रखा है। बट ही कैन नॉट डिसमिस देम एज दे आर रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट। प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट तो करते हैं, पर वो अपनी मर्जी से प्राइम मिनिस्टर को अचानक से हटा नहीं सकते। कहां पर, फ्रांस में, ठीक है। तो ये फ्रांस का बता दिया। नेक्स्ट, जापान के बारे में तुम्हें बता रखा है। क्या जापान में क्या है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, वहां पर एम्परर है, वहां पर भी राजा हैं जो हेड ऑफ द स्टेट हैं, और प्राइम मिनिस्टर हैं जो गवर्नमेंट के हेड हैं। इटली की बात करें तो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वहां पर, तो प्रेसिडेंट है वहां पर जो हेड ऑफ द स्टेट है, और प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ द गवर्नमेंट है। रशिया में सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, मतलब यहाँ पर प्रेसिडेंट भी हैं और प्राइम मिनिस्टर भी हैं। जर्मनी की बात करें तो यहाँ पर पार्लियामेंट्री सिस्टम है, जहां पर प्रेसिडेंट के हाथ में ज्यादा पावर नहीं होती, बस कहने को थोड़ी थोड़ी पावर होती है, पर मेन पावर प्राइम मिनिस्टर के हाथ में रहती है। तो यहाँ प्राइम मिनिस्टर की जगह ये लोग एग्जीक्यूटिव किसको मानते हैं, चांसलर को मानते हैं, ठीक है। आप लोग जब क्लास 9th में पढ़ते हो ना हिस्ट्री, तब भी आपने जर्मनी में जब हिटलर वाला चैप्टर आता है, तब भी आपने चैप्टर में देखा होगा चांसलर चांसलर बोलते रहते हैं बीच बीच में, तो वहां पे चांसलर रहते हैं, ठीक है। चलो, तो अभी हमने ऊपर ऊपर से सिस्टम देख लिया एग्जीक्यूटिव का क्या होता है। अब हम अपने इंडिया के ऊपर आते हैं, इंडिया के बारे में थोड़ा इन डिटेल समझते हैं कि हमारा सिस्टम क्या रहता है। पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव इन इंडिया, हमारे इंडिया का एग्जीक्यूटिव सिस्टम क्या है वो समझते हैं। तो जब हमारा संविधान बन रहा था ना, उस टाइम पर हमारे पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस था पार्लियामेंट्री सिस्टम को संभालने में। तो इंडिया में ब्रिटिशर्स जो हैं,
एक्ट लेकर आते हैं 1919 और 1935 में एक एक्ट आता है। तो उस एक्ट के वजह से हमें ऑलरेडी एक्सपीरियंस था पार्लियामेंट्री सिस्टम को संभालने का, ठीक है। और इस एक्सपीरियंस से हमें ये पता चल गया था कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या है, हम एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि एग्जीक्यूटिव कल को डिक्टेटरशिप जैसा कुछ करने लगेगा, हम एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल कर सकते हैं। तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जो लोग बना रहे थे ना, वो ऐसा ही एक सिस्टम बनाना चाहते थे जहां पर लीडर जो है वो अकाउंटेबल रहे। कल को ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे लीडर्स डिक्टेटरशिप जैसा कुछ करने लग गए, लोगों की सुन ही नहीं रहे। तो इसके चलते इन लोगों को लगा कि पार्लियामेंट्री सिस्टम बेस्ट रहेगा। अगर इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम नहीं लगता तो और कौन सा ऑप्शन था हमारे पास, प्रेसिडेंशियल सिस्टम। पर प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या है, प्रेसिडेंट के हाथ में बहुत ज्यादा पावर चली जाती है। फिर उसमें ये दिक्कत भी आ सकती है कि कल प्रेसिडेंट के पर्सनालिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे पर्सन है। अगर प्रेसिडेंट बहुत बढ़िया तो फिर तो कंट्री डेवलप हो जाएगी, पर अगर प्रेसिडेंट ऐसे डिक्टेटरशिप टाइप्स की हरकतें करने लगे तो कंट्री के लिए दिक्कत वाली बात है, ठीक है। तो इसे हम पर्सनालिटी कल्ट कहते हैं। तो ये एक टेंशन थी हमें कि अगर हम प्रेसिडेंशियल सिस्टम लगाएंगे तो एक दिक्कत रहेगी कि प्रेसिडेंट की पर्सनालिटी कैसी है, ठीक है। तो हमने सोचा इससे बेटर है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम लगाते हैं। पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होगा, जो भी हमारे लीडर्स होंगे उन्हें लोगों को जवाब देना पड़ेगा, उनको कंट्रोल करना कंपैरेटिवली इजी होगा। इसी के चलते हम लोग क्या करते हैं, पार्लियामेंट्री सिस्टम लगा देते हैं। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम के हिसाब से हमारे इंडिया में क्या होता है, हमारे इंडिया में एक प्रेसिडेंट होते हैं जिनको हम हेड ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया कहते हैं, मतलब इंडिया के हेड हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्लियामेंट्री सिस्टम में प्राइम मिनिस्टर होते हैं जो हमारे गवर्नमेंट के हेड बोलते हैं, हम उन्हें कहते हैं हेड ऑफ द गवर्नमेंट। और कौन होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं। ये सब नेशनल लेवल पर संभालते हैं कंट्री को, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। स्टेट लेवल पर एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं, स्टेट लेवल पर होते हैं गवर्नर और चीफ मिनिस्टर, और चीफ मिनिस्टर के साथ उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो ये नेशनल लेवल के हमारे एग्जीक्यूटिव हो गए और ये हमारे स्टेट लेवल के एग्जीक्यूटिव हो गए, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर और उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये जो टॉपिक रहेगा इसमें हम प्रेसिडेंट के बारे में इन डिटेल डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट के बारे में इन डिटेल डिस्कस करेंगे, उनके फंक्शन वगैरह ये सब, ठीक है। तो हमारा जो संविधान है, संविधान में अगर आप ऊपर ऊपर से देखो तो आपको लगेगा प्रेसिडेंट बहुत पावरफुल है, पर अगर आप इन डिटेल पढ़ोगे तो आपको आइडिया लगेगा कि प्रेसिडेंट के पावर्स में बहुत ज्यादा हमने रोक टोक लगा रखी है, ठीक है। तो ऊपर से देखते हैं तो प्रेसिडेंट बहुत पावरफुल लगते हैं, पर इन रियलिटी प्रेसिडेंट के हाथ में जो भी पावर है उन पावर को प्रेसिडेंट कब यूज करते हैं, जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं। तो अगर इंडिया में प्रेसिडेंट आप एक बार बन जाओ तो आप 5 इयर्स तक सिस्टम में रहते हो, ठीक है। प्रेसिडेंट का टर्म क्या होता है, 5 इयर्स। एक बार प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो जाए तो 5 साल के लिए वो ऑफिस में रहते हैं। याद रखना, प्रेसिडेंट का डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि हम लोग डायरेक्टली जाकर वोट देकर प्रेसिडेंट को चुनते हैं। प्रेसिडेंट का इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। क्या होता है, हम लोग किनको चुनते हैं, हम एमएलए और एमपी को चुनते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हम इनको वोट देकर चुनते हैं। फिर क्या होता है, ये लोग प्रेसिडेंट को वोट देकर चुनते हैं, तो इनडायरेक्टली हम प्रेसिडेंट का इलेक्शन कराते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ये जो इलेक्शन है, प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है, ये पीआर सिस्टम को फॉलो करके होता है। अब ये पीआर सिस्टम क्या है, तुम लोगों ने पढ़ रखा है मेरे साथ पिछले चैप्टर्स में, सो आई होप तुम लोगों को याद है। अगर याद नहीं है तो यार रिवाइज करो, ठीक है। पिछला चैप्टर देखो और रिवाइज करो, याद होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं कि हम प्रेसिडेंट को हटा भी सकते हैं, ठीक है। तो अगर पार्लियामेंट में अगर सारे लोग मान जाएं कि हाँ प्रेसिडेंट ने कुछ गलत करा है तो हम प्रेसिडेंट को हटा सकते हैं। प्रेसिडेंट को हटाने का जो पूरा प्रोसेस होता है ना, उस प्रोसेस का नाम होता है इम्पीचमेंट। तो हम इम्पीचमेंट से प्रेसिडेंट को हटा सकते हैं। इम्पीचमेंट कराने के लिए पार्लियामेंट में स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है, यानी अगर पार्लियामेंट में 2/3 लोग बोल दे कि हाँ प्रेसिडेंट को हटाना है तो प्रेसिडेंट को हटा सकते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं इम्पीचमेंट।
इम्पीचमेंट सिर्फ तब करा जाता है जब प्रेसिडेंट संविधान के खिलाफ कुछ करते हैं। ठीक है, चलो तो अब प्रेसिडेंट हमें पता है कि फॉर्मल हेड है हमारे कंट्री के, तो उस सेंस में प्रेसिडेंट के हाथ में क्या क्या पावर है? एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं, लेजिस्लेटिव पावर्स हैं और जुडिशियल पावर्स हैं। इमरजेंसी के दौरान भी प्रेसिडेंट के पास पावर रहती हैं। ठीक है, तो ऐसे ऊपर ऊपर से देखकर लग रहा है कि बहुत बढ़िया, प्रेसिडेंट के हाथ में बहुत सारी पावर हैं, पर ऐसा है नहीं। इन रियलिटी प्रेसिडेंट इन सारी पावर को प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से पूछ कर उनके एडवाइस को ले लेकर इन पावर्स को यूज करते हैं। ठीक है, चलो तो और समझते हैं। इन मोस्ट केसेस, हाँ ये तो मैंने तुम्हें बता दिया, ज्यादातर केसेस में क्या होता है, प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस में डिसीजन को लेते हैं। तो ये सब पढ़ने के बाद मे बी तुम्हें लग रहा हो कि फिर ऐसे तो दीदी प्रेसिडेंट के हाथ में कोई पावर ही नहीं है, हमें प्रेसिडेंट रखने की क्या जरूरत थी? अगर प्रेसिडेंट सब कुछ प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस में कर रहे हैं तो ऐसे में प्रेसिडेंट की क्या जरूरत थी? प्राइम मिनिस्टर से ही करा लेते सब कुछ। तो जिनके भी दिमाग में ये डाउट आ रहा है, टेंशन मत लो, इसीलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिस्क्रिशनरी पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। इस टॉपिक में आपको बताया जाएगा कि प्रेसिडेंट के स्पेशल पावर्स क्या हैं। ठीक है, तो ये कहना गलत होगा कि प्रेसिडेंट के हाथ में कोई पावर ही नहीं है। प्रेसिडेंट के पास थोड़ी स्पेशल पावर्स रहती हैं, तो वो स्पेशल पावर्स क्या हैं वो हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो पॉइंट 1 क्या है, प्रेसिडेंट के पास ये हक है कि वो हर मैटर में इंफॉर्म्ड रहें। तो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का ये काम है कि वो प्रेसिडेंट को हर चीज बताए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अपना कुछ कर रहे हैं, अपना ही डिस्कशन कर रहे हैं, प्रेसिडेंट को नहीं बता रहे। अगर प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर से कोई इंफॉर्मेशन पूछते हैं तो प्राइम मिनिस्टर को वो इंफॉर्मेशन देनी ही देनी पड़ेगी। एक स्पेशल पावर हमारे प्रेसिडेंट के पास ये होती है। ठीक है, तो ये तुम लोगों को याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की हर एडवाइस को मानते हैं। मान लो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने प्रेसिडेंट को कोई एक ऐसा एडवाइस दिया जो प्रेसिडेंट को अच्छा नहीं लगा, तो ऐसे में प्रेसिडेंट उस एडवाइस को वापस भेज सकते हैं। ऐसा बोल सकते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को कि मुझे तुम्हारी एडवाइस अच्छी नहीं लग रही, मैं इस एडवाइस को फॉलो नहीं करूंगा। पर अगर ऐसा करने पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उसी एडवाइस को फिर से भेज दे प्रेसिडेंट के पास, तो ये दूसरी बारी में प्रेसिडेंट को वो एडवाइस मानना ही मानना पड़ेगा, प्रेसिडेंट के पास और कोई ऑप्शन रहेगा नहीं। पर इस पावर का फायदा क्या है, जब प्रेसिडेंट ये बोलते हैं ना कि मुझे ये एडवाइस अच्छी नहीं लग रही, इस एडवाइस को रीथिंक करो, इस स्टेटमेंट में ही बहुत पावर है। ठीक है, हालांकि प्रेसिडेंट को दूसरी बारी में वो एडवाइस माननी पड़ेगी, पर इस मूव में ही बहुत पावर है। इतने में ही हंगामा मच जाता है कि यार कुछ तो हुआ है जिससे प्रेसिडेंट को अच्छा नहीं लगा है और प्रेसिडेंट कह रहे हैं कि रिकंसिडर करो। तो ऐसे में प्रेसिडेंट हमारे पावरफुल हैं। इसके अलावा प्रेसिडेंट के पास वीटो पावर होती है। वीटो पावर क्या होता है, हमारे पार्लियामेंट में जब कोई कानून बन रहा होता है तो उसके लिए बिल बनता है ना, तो वो कानून तब तक नहीं बनता जब तक प्रेसिडेंट हाँ ना बोल दें। तो अगर कोई कानून बन गया है पार्लियामेंट में और उसके बाद वो बिल पहुंचा है प्रेसिडेंट के पास और प्रेसिडेंट से पूछा जा रहा है कि आप बताओ हम इस कानून को बनाएं या ना बनाएं, तो अगर प्रेसिडेंट मना कर देंगे तो वो बिल वापस पार्लियामेंट में चला जाएगा और वो कानून नहीं बनेगा। पर ऐसे में एक और चीज हो सकती है, अगर पार्लियामेंट ने उसी बिल को फिर से दूसरी बार भेज दिया प्रेसिडेंट के पास, तो इस बार प्रेसिडेंट को हाँ बोलना ही बोलना होगा। ठीक है, पर फिर भी प्रेसिडेंट के पास ये एक पावर है कि जब कोई कानून, कोई बिल आता है उनके पास, तो वो उस बिल को मना कर सकते हैं ये कहकर कि मुझे ये कानून इंडिया के लिए अच्छा नहीं लग रहा। अब इसमें भी एक स्पेशल पावर है प्रेसिडेंट की, उसे हम डिस्कस करते हैं। उसे हम कहते हैं पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो का क्या मतलब है, मान लो प्रेसिडेंट के पास कोई एक बेकार कानून आया, प्रेसिडेंट को पता है कि अगर प्रेसिडेंट ने इसे मना करा, पार्लियामेंट ने अगर फिर से भेज दिया इसी बिल को, तो प्रेसिडेंट को हाँ बोलना ही बोलना होगा। तो प्रेसिडेंट क्या करेंगे, जब पहली बार बिल आता उनके पास तो वो जवाब ही नहीं देंगे, वो उस बिल को अपने पास रख लेंगे। वो ना ये बोलेंगे कि हाँ मैं इस बिल को अप्रूव कर रहा हूँ, पर ना ही वो ये बोलेंगे कि मुझे ये बिल पसंद नहीं आया, मैं इसे डिसअप्रूव कर रहा हूँ। वो बिल को अपने पास ही रखेंगे और जब वो अपने पास रखेंगे कुछ होगा ही नहीं, तो वो बिल पास ही नहीं होगा, कानून ही नहीं बनेगा। इस पावर को हम कहते हैं पॉकेट वीटो। ये भी एक स्पेशल पावर है हमारे प्रेसिडेंट की। इसके अलावा
एक और बहुत स्पेशल पावर है हमारे प्रेसिडेंट की, वो क्या है, प्रेसिडेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं। नॉर्मली क्या होता है हमारे पार्लियामेंट में जो मेजॉरिटी पार्टी रहती है उस मेजॉरिटी पार्टी के लीडर प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। पर एक ऐसी सिचुएशन इमेजिन करके देखो जहां पर हमें पता ही नहीं चल रहा कि कौन सी पार्टी मेजॉरिटी में है। ठीक है, जैसे स्टार्टिंग में तो क्या होता था, कांग्रेस जीतती रहती थी बहुत बढ़िया तरीके से, जवाहरलाल नेहरू उस टाइम पर, तो हमें पता होता था कि यार कांग्रेस मेजॉरिटी में है, कांग्रेस के लीडर प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। पर उसके बाद क्या हुआ, कुछ टाइम के बाद कोएलिशन गठबंधन का एक ट्रेंड बनने लग गया। तो एक ऐसा टाइम आने लग गया जब किसी एक पार्टी के हाथ में क्लियर मेजॉरिटी नहीं होती थी, तो ऐसे में कंफ्यूजन रहता था कि किसको प्राइम मिनिस्टर बनाए। तो ऐसा जब कंफ्यूजन चल रहा होता है तब प्रेसिडेंट अपना पावर यूज करके ये सोचते हैं कि कौन से पार्टी के लीडर को जनता ज्यादा पसंद करती है, किसको प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए। ठीक है, 1989 के अराउंड हमारे इंडिया में क्या था, किसी एक पार्टी को मेजॉरिटी मिल नहीं रही थी। ठीक है, कोएलिशन का टाइम पीरियड चल रहा था, तो ऐसे में ज्यादातर केसेस में प्रेसिडेंट के हाथ में ही ये डिसीजन आ जाता था कि ये डिसाइड करो कि प्राइम मिनिस्टर किसको बनाए। तो इस टाइप की सिचुएशन में प्रेसिडेंट की पावर बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो अभी हमने प्रेसिडेंट के सारे स्पेशल पावर्स को भी डिस्कस कर लिया, पर फिर भी आपको मे बी लग रहा हो कि उतनी ज्यादा प्रेसिडेंट की पावर नहीं है, तो ऐसे में हमें पूरे सिस्टम में प्रेसिडेंट को रखने की ही क्या जरूरत है, तो ये मैं आपको बताती हूँ। पार्लियामेंट्री सिस्टम में ऐसा हो सकता है कि हम प्राइम मिनिस्टर और उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हटा दें। प्राइम मिनिस्टर तब तक ही रह सकते हैं सिस्टम में जब तक उनके पास पार्लियामेंट में मेजॉरिटी हो। अगर कल को उनके पास मेजॉरिटी नहीं रहेगी तो क्या होगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और उनके पूरे सिस्टम को हटा दिया जाता है। इस टाइप के सिचुएशन में हमें सिस्टम में कोई तो एक ऐसा पर्सन चाहिए होगा जो परमानेंट हो, तो वो काम हमारे प्रेसिडेंट का होता है। तो अगर कंट्री में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को हटाया जा रहा है, प्राइम मिनिस्टर को हटाया जा रहा है, तो ऐसे में हमें सिस्टम में एक ऐसा पर्सन चाहिए जो स्टेबल हो, जो प्रॉपर तरीके से लीडरशिप को हैंडल कर पाए, एंड यही सोचकर हमने प्रेसिडेंट को रखा है अपने सिस्टम में। ठीक है, तो ये सारे फंक्शन तो हैं ही, इसके अलावा प्रेसिडेंट का एक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, और वो क्या है, प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करना। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस के वजह से प्रेसिडेंट को हमने सिस्टम में रखा है। ठीक है, इसी के साथ तुम्हारा आधा चैप्टर इन डिटेल कवर हो गया है। यहां तक कोई भी क्वेश्चन आता है तो मुझे लगता है कि यार मेरे बच्चे आराम से संभाल लेंगे, पर भागो मत। क्लास एंड करने से पहले मैं तुम लोगों से एक एमसीक्यू क्वेश्चन पूछ रही हूँ, जिसको भी आंसर पता है कमेंट सेक्शन में बताना। व्हाट इज द रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट? ऑप्शन ए, टू अडॉप्ट लॉज एंड पॉलिसी, ऑप्शन बी, टू इंटरप्रेट लॉज एंड पॉलिसी, ऑप्शन सी, टू इम्प्लीमेंट लॉज एंड पॉलिसी, ऑप्शन डी, टू मॉनिटर लॉज एंड पॉलिसी। जो भी बच्चा फास्टेस्ट आंसर देगा उसके लिए अगले क्लास में क्लैपिंग होगी। तो पिछले क्लास के क्वेश्चन में फास्टेस्ट आंसर किसने दिया था ये देख लेते हैं। तो पिछले क्लास का जो क्वेश्चन था उसमें राइट आंसर था हमारा ऑप्शन सी, फेमिनिज्म। तो देखते हैं किस किसने राइट आंसर दिया है। वैसे तो देखो बहुत सारे बच्चों ने राइट आंसर दिया है, पर ये वो बच्चे हैं जिन्होंने फास्टेस्ट राइट आंसर दिया था। तो अनीता वेरी गुड, संदिष्ठा बहुत बढ़िया, अन्वेषा वेरी गुड। सब लोग जल्दी जल्दी इन स्टूडेंट्स के लिए क्लैपिंग कर दो। अगर आप भी चाहते हो कि नेक्स्ट टाइम आप लोगों के लिए क्लैपिंग हो तो अभी जो मैंने क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर देना। तो ये तो थी हमारी रिकॉर्डेड क्लास। अगर आप कभी मेरे से लाइव मिलना चाहते हो तो मेरी लाइव फ्री क्लासेस भी होती हैं, आप वहां पर भी जुड़ सकते हो। उन फ्री क्लासेस का लिंक आपको इसी चैनल के कम्युनिटी वाले सेक्शन में मिल जाएगा या हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा। उन फ्री क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए आपको एक कोड यूज करना होगा और वो कोड है आपका अनुष्या। तो आप जैसे ही इस कोड को यूज करोगे आप मेरे फ्री क्लासेस में आ पाओगे। इसके अलावा आप ही के डिमांड में हम लोगों ने एक डेडिकेटेड प्रॉपर ह्यूमैनिटीज का बैच स्टार्ट करा। तो अगर आप नेक्स्ट लेवल प्रिपरेशन करना चाहते हो ह्यूमैनिटीज की तो आई वुड से कि बिना सोचे बिना कोई देरी करे जल्दी से हमारे उस बैच को ज्वाइन कर लो। उस बैच का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ अनअकैडमी में उस बैच में जुड़ने के लिए मेरा नाम ही काफी है। आपको कोड यूज करना है अनुष्या, ताकि आपको सबसे ज्यादा डिस्काउंट्स मिले।
इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। जब भी क्लासेस रहती हैं, क्लासेस से पहले मैं वहां पर लिंक भेजती हूँ, तो आपको क्लास अपडेट्स मिलेंगे वहां पर। एंड जब चैप्टर फिनिश होता है तो मैं चैप्टर के भी नोट्स वहीं पर भेजती हूँ, तो सारे चैप्टर के नोट्स के लिए भी आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना चाहिए। टेलीग्राम चैनल का भी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही है। दैट्स इट फॉर नाउ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो और शेयर करो अपने सारे ह्यूमैनिटीज के क्लासमेट्स के साथ, एंड शो सम लव एंड सपोर्ट इन दी कमेंट सेक्शन। चलो बच्चों, तो अभी के लिए इतना ही। दैट्स इट फॉर नाउ। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।